क्रिसमस का त्योहार क्रिश्चियन कल्चर में बहुत स्पेशल माना जाता है। क्रिसमस को दुनिया भर में सेलिब्रेट भी किया जाता है। क्रिसमस से जुड़ा एक ट्रेडिशन ये है कि जो बच्चे पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं, सांता क्लॉस उन्हें क्रिसमस ईव के दिन उनके मनपसंद गिफ्ट्स देते हैं। वो रात में चुपचाप आकर क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखते हैं और बच्चे सुबह उठते ही उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहते? ये कहानी सैम की है। 11 साल का सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। सैम बचपन से ही हर चीज में बहुत एक्टिव था। स्पोर्ट्स से लेकर एकेडमिक्स, सैम हर फील्ड में एक्सेल करता था। पर इन सब के चलते सैम के अंदर काफी घमंड आ गया था। वो अपने आप को अपने क्लासमेट से ऊपर मानता था और कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली भी करता था। उसकी कंप्लेंट्स काफी बार की गईं, पर क्योंकि वो एक पढ़ने वाला ब्राइट स्टूडेंट था, उसे सभी प्यार से समझाया करते थे। पर सैम किसी की बात नहीं सुनता था। उस साल सैम ने फिर से क्लास में टॉप किया था और उसका घमंड ऊंचाइयां छू रहा था। उसने क्रिसमस के लिए सांता से अपने फेवरेट एक्शन फिगर की भी मांग की थी। क्रिसमस ईव के दिन सैम के मन में एक आइडिया था। वो सांता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो रात 12 बजने के बाद जब सब सो जाएंगे तो वो क्रिसमस ट्री के पास एक जगह छुपकर सांता को आते हुए देखेगा। करीबन रात के 12:30 बज रहे थे। सैम के घर में सब सो चुके थे। सैम दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया और किचन के एक नीचे के कैबिनेट में छुपकर बैठ गया। उस कैबिनेट के दरवाजे की दरार से क्रिसमस ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। सैम वहां बैठकर सांता का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे कहीं से बेल्स बजने की आवाजें सुनाई दी। यह आवाज कहानी के हिसाब से सांता के रेनडियर स्ले यानी सांता की व्हीकल की होनी चाहिए थी। सैम बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन हो गया था कि उसे उस रात सांता को देखने का मौका मिलेगा। तभी सैम को चिमनी से किसी के नीचे आने की आवाज आई। सैम चिमनी पर अपनी नजर टिकाए बैठा ही था कि उसने देखा कि चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे हैं। पर वो पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में उस चिमनी से एक बेहद ही डरावना सा क्रीचर बाहर निकला। उसके सर पर 2 सींग थे और उसका मुंह एक राक्षस जैसा था। वो तेज सांसें ले रहा था और उसके हाथ में आग सुलगती हुई लकड़ी की एक रॉड थी। उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को कैबिनेट के अंदर बैठे देख लिया। वो सैम की तरफ दौड़ने लगा कि तभी सैम उस कैबिनेट से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। वो चीख रहा था पर उसकी चीखें कोई सुन ही नहीं पा रहा था। वो क्रीचर किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था और वो उसका पीछा करते करते लिविंग रूम की छत पर चढ़ गया। सैम का दिल उसके शरीर से बाहर आकर धड़क रहा था। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया। उस मॉन्स्टर ने सैम के हाथ पर वो गरम रॉड लगा दी और उस गरम रॉड के लगते ही सैम को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि सैम किसी ट्रांस में चला गया है और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थीं। सैम दर्द में चीख रहा था पर उसे कोई नहीं सुन पा रहा था। धीरे धीरे सैम की आंखें बंद पड़ गईं और वो जमीन पर नीचे गिर गया। अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि सैम उन्हें सुबह लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ के पास एक जली हुई लकड़ी थी। सबने ये माना कि सैम घर की फायरप्लेस में जलती लकड़ियों के साथ खेल रहा था, जिसके चलते उसने अपना हाथ जला लिया। सैम ने कई बार उस रात का सच बताने की कोशिश की। सैम ने यह भी बताया कि जब उसे दौरे पड़ रहे थे तो सैम को अलग अलग चीजें याद आ रही थीं, जैसे उसे अपने घमंड के चलते किए हुए सभी बुरे काम अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे। क्लास में बच्चों को बुली करना, बदतमीजी करना, कभी किसी की मदद न करना। उसने ये सब कई बार अपने परिवार वालों को बताया,
पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। करीबन 1 हफ्ते बाद सैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद से उसे रात को नींद नहीं आती थी। सैम ने इंटरनेट पर रिसर्च की तो जो रिजल्ट्स उसके सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। जो मॉन्स्टर उसे उस रात दिखा था वो क्रैम्पस था। लेजेंड्स के हिसाब से क्रैम्पस सांता क्लॉस की एक काली परछाई मानी जाती है, जो उन सभी लोगों को डराती है जो दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सैम ने जब क्रैम्पस के बारे में और पढ़ा तो उसे सब कुछ समझ आ गया था और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि वो अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसे लगा कि ये सब करके अब क्रैम्पस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन फिर एक रात वही मॉन्स्टर सैम को वापस दिखा और तब से सैम चैन की नींद नहीं सो पाया है। कोहरा, दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई। उन लोगों को घर से निकले करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि वो ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। याविन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी और उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी।
पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। ग्याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। ग्याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। ग्याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। ग्याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। ग्याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने ग्याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार Subscribe to our channel for new videos and like and comment. मौत। रिया और स्नेहा अपने दोस्त अंकित को लेकर हवेली पहुंची, पर उनको नहीं पता था कि वह श्रापित जगह है। दरवाजे के ठीक सामने अंकित जमीन पर बेहोश हो गया। रिया और स्नेहा बहुत डर गई। तभी सफेद साड़ी में चुड़ैल सामने आई और उसने रिया को मार डाला, पर स्नेहा अपनी जान बचाकर भागने लगी और चुड़ैल ने एक खतरनाक हंसी के साथ कहा, यहाँ पर दोबारा मत आना, और वह चुड़ैल